चलो देखो यहाँ पे ये हमारे पास हम क्या बता रहे थे, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ये हेडिंग चल रही थी ना। तो यहाँ पे हम समझा दिए थे कि जो आई है और ये आर हो जाता है, समझ में आई बात। अगर ये आपतन कोण है और यहाँ पे भी ये क्या होता है, आई होता है, यानी आपतन कोण इसके बराबर होता है। और यहाँ पे कौन सा है, परावर्तन कोण है, और ये भी क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाता है। और उसके बाद हम क्या प्रूव कर दिए थे, कि ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी प्रूव कर दिए थे। और क्या आया था, ये वी टी आया था। वी क्या है, प्रकाश की चाल है, और टी क्या है, इस समय है इस तरंगाग्र को, ये तरंगाग्र जो है इस तरंगाग्र को ए से ए डैश तक जाने में लगा समय है, ए से ए डैश तक जाने में लगा समय टी है। और वी क्या है, प्रकाश की चाल है। और ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी हम यहाँ तक बता दिए थे। अब इसके बाद आपको लिखना है और उसके बाद आपको प्रूव कर देना है। पहले लिख लो, पहले आप लोग बोले थे ना लिखने के लिए कल। तो माना ए बी एक समतल तरंगाग्र, माना ए बी एक समतल तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ यक्स डैश पर, हाँ, परावर्तक पृष्ठ यक्स डैश पर इस प्रकार आपतित होता है कि तरंग संचरण की किरण, तेज बोले, इस प्रकार आपतित होता है कि तरंग संचरण की किरण परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर अभिलंब से, परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर अभिलंब से आई कोण बनाए। कहाँ तक लिखी हो, ये कहाँ तक लिखी है, एकदम पीछे, अभी स्टार्ट कर रही है क्या। हाँ बोलो, हो गया। अभिलंब से आई कोण बनाए। माना तरंगाग्र की चाल v है तथा तरंगाग्र के बिंदु B को परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। जैसे जैसे AB तरंगाग्र आगे बढ़ता है, जैसे जैसे AB तरंगाग्र आगे बढ़ता है, वह परावर्तक पृष्ठ के पृष्ठ बिंदुओं A व A डैश के बीच टकराता है, A व A डैश के बीच टकराता है। हाइगेंस के अनुसार प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं
जो टी समय में ए बी डैश दूरी ऐसे लिखना है, ए बी डैश दूरी बराबर वी टी तय करके बिंदु बी डैश दूरी पर पहुंच जाती है इतने ही समय में तरंगाग्र का बिंदु बी ब्रैकेट में लिखना बी ए डैश बराबर वी टी दूरी तय करके बी ए डैश बराबर वी टी दूरी तय करके ए डैश से टकराता है अतः अब लिखना ये वाला, इस लाइन के नीचे लिखना ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी इक्वल टू वी टी। हो गया। अब उस लाइन से नीचे लिखना जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है तो ए व बी के बीच सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो एक साथ ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगी। इस प्रकार ए डैश बी डैश एक परावर्तित तरंगाग्र होगा। उस लाइन के नीचे समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए में ए बी ए डैश तथा ए बी डैश ए डैश, रुक जाओ गलत लग रहा है बता रहा, ए बी डैश, देखो ये वाला त्रिभुज ए बी ए डैश, ये देखा। अब लिखना बंद कर देना, ठीक है। अब इधर समझने वाली चीज़ आ गई थोड़ा सा। यहाँ पे देखो
कौन सा त्रिभुज हम ले रहे हैं? ये समकोण, ये आपका 90 डिग्री है ना, तरंगाग्र लंबवत चलता है इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, और त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ये भी क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समझ में आई बात ना? अब देखो इन दोनों त्रिभुज को देखो ध्यान से, आपका हम प्रूफ कर दिए हैं ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी, ए बी डैश, आप अगर पहला त्रिभुज लो ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, तो आपका कौन सा आपकी हो जा रही है? ए डैश बी या ए बी ए डैश, क्या रहा है? बी ए डैश, तो बी ए डैश, ये कौन सा त्रिभुज है? ए बी ए डैश में। और दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, ये किसके बराबर है? ए बी डैश के। देखो ये हम बताया ना, ये दोनों क्या बराबर है ना, ये क्या हो जाएगा? ए बी डैश, इसको ऐसे ही लिखते हैं आपका, ये कौन सा है? ए डैश बी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे? ए डैश बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है? बी डैश ए, या ए बी डैश, ए बी डैश। इसको हमें समरूप दिखाना है, सर्वांगसम। सर्वांगसम सुने हो कि नहीं? सुने हो ना? सर्वांगसम मतलब जैसे समरूप सर्वांगसम में क्या अंतर है? समरूप जो होता है वो उसके अनुपात में बराबर होता है। जैसे एक त्रिभुज है उसी से छोटा एक दूसरा त्रिभुज हो गया, तो ये समरूप है। लेकिन सर्वांगसम क्या होता है? अगर दो उसमें सर्वांगसम है, एक के ऊपर दूसरा रख दे तो छिप जाएगी, पता नहीं चलेगी, ठीक है, तो वो सर्वांगसम कहलाता है। समझ में आ रही बात ना? सर्वांगसम मतलब एक जैसा, सभी अंग समान, तो सर्वांगसम, ठीक ना। और समरूप का मतलब क्या होता है? उसी के आकार की छोटी या उसी के आकार की बड़ी, तो क्या होता है? वो समरूप होता है। समझ में आई बात ना? तो यहाँ पे हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो देखो सर्वांगसम दिखाने के लिए कोई एक भुजा और दो एंगल, त्रिभुज में अगर हमें सर्वांगसम दिखाना है, कोई एक भुजा दो एंगल, या कोई दो भुजा एक एंगल, या तीनों भुजाएं बराबर दिखा दें, तब वो हो जाता है सर्वांगसम। तो यहाँ पे देखो हम एक भुजा, हमें दोनों त्रिभुज है ना, आपका कौन कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, और ए बी ए डैश में कौन सी भुजा? ए डैश बी, ये वाली भुजा मिल रही है। और दूसरा त्रिभुज देखो ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में कौन सी भुजा मिल रही है हमें? ए बी डैश, ये बराबर हो रही है। समझ में आ रही बात ना? इसको अलग अलग हम बना रहे हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक कौन सा त्रिभुज है यहाँ पे देखो, ये है ए और ये है बी और ये क्या है? ए डैश। अब यहाँ पे बना रहे हैं हम दूसरा त्रिभुज। हाँ रुक जा हाँ ये हो गया, ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए, अरे ये कैसे दो हो गया? ए डैश यहाँ पे रहेगा ना। ये कौन सा त्रिभुज बना है? ए बी ए डैश, ये वाला बन गया, और ए बी डैश ए डैश। अब देखो इन त्रिभुज को हम यहाँ पे भी रहेगा ना, हाँ। अब इन दोनों त्रिभुज को हम अलग अलग रख दिए, इसको यहाँ पे उठाए हैं और यहाँ पे ला के रख दिए, ठीक ना। अब हो सकता है ज़्यादा क्लियर हो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज हैं, और दो त्रिभुज में हम क्या बोले कि अगर दो भुजा एक कोण या तीनों भुजा या दो एक भुजा दो कोण हम बराबर सिद्ध कर दे तो त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम। और सर्वांगसम का मतलब क्या है? कि उसके ऊपर दूसरा रख दे तो वो छिप जाएगा एकदम से, ठीक है। तो आपका कौन सी भुजा? ए डैश बी, ए डैश बी और ए बी डैश, ए बी डैश, ये इसके बराबर हो गया। और देखो ए डैश, ए डैश दोनों में है, यानी दोनों एक ही हैं, यानी दोनों बराबर होंगे। ये क्या होंगे? बराबर, इसके बराबर होगा। समझ में आई बात ना? और ये देखो ये आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, देखो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये यानी कि कोण ए बी ए डैश। पहले तो ये लिख दे रहे हैं ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? ए डैश, क्योंकि ये दोनों में है। और कोण कौन सा? ए बी ए डैश, कोण ए बी
ए डैश, और कोण ए बी डैश ए, कोण ए बी डैश ए डैश। अब देखो तीन स्थिति हमें बराबर मिली, डैश भूल जा रहा है, ठीक है ना। अब ये तीन स्थिति बराबर हो गई ना, तो ये त्रिभुज क्या हो गए, दोनों सर्वांग सम हो गए। क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब अगर ये सर्वांग सम हो गए तो देखो ये कौन सा एंगल है, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, बी अच्छा दूसरे में, हाँ, बी डैश ए डैश, ये कौन सा एंगल है, आई है कि नहीं है। और यहाँ पे देखो बी ए डैश ए, ये क्या है, आर है। तो अगर ये देखो सर्वांग सम है तो इनके कोण भी ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। समझ आई बात ना। इसको हम उल्टा रखना चाहिए था ताकि स्पष्ट बन जाता, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ पे ये आई जो है अगर सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम का मतलब क्या है कि संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये आई जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि परावर्तन की घटना में क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर, आई बराबर क्या होता है, आर। और यहाँ पे हम इसको क्या कर दें, प्रूव कर दिए। तो यानी कि अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कोण आई इक्वल टू क्या हो गया, कोण आर। और यही क्या है, परावर्तन का नियम है, यही नियम है ना, आई बराबर आर होता है। तो आप इसको मत बनाना चाहो बना लेना इसको भी, और इसको लिख लो और यहाँ पे लिख लेना, अतः त्रिभुज ए बी ए डैश और त्रिभुज ए बी डैश ए डैश सर्वांग सम होंगे। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, वो सर्वांग सम होते हैं। समझ में आ रही बात। तो एकदम फोटो कापी एकदम होते हैं ना एक जैसे, तो क्या है, सर्वांग सम होते हैं। हाँ, लंबाई बाद में फिर बदल जाते हैं, जो ज़्यादा खाता पीता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है कम खाता पीता है वो पतला रह जाता है, हमारी तरह इस टाइम तो खाते ही नहीं, दोपहर को खाते हैं जा करके, बस वैसे नाश्ता करके आते हैं। जो डिवाइस जितना कम इनपुट लेके जितना अधिक आउटपुट देती है, उस डिवाइस की दक्षता उतनी अधिक होती है। नहीं, कम तो हम ये नहीं कह रहे थे, हम बहुत कम खाते हैं। खाने के लिए मतलब जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा ना, लेकिन कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं वो नहीं करना, वैसा मत करना आप लोग भी। दो ऑप्शन हो सकता है, तो खाने के लिए जियो या फिर जीने के लिए खाओ। तो आप किस के लिए करते हो, जीने के लिए करते हो हो गया, ये बन गया। कम खाने का मतलब ये है कि जितना पौष्टिक चीज़ खाओगे आप उतना कम तब खाओगे, और जब पौष्टिक चीज़ नहीं खाओगे तब उसकी भरपाई करने के लिए ज़्यादा खाना पड़ेगा आपको, समझ अब शरीर को तो एनर्जी चाहिए ना, शरीर को तो एनर्जी चाहिए, लेकिन अब आप पौष्टिक चीज़ खाओगे तो थोड़ा सा भी खाओगे तभी वो एनर्जी पूरा दे देगा। अब क्या खाते हैं, बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं खाते हैं हम भी, आप लोगों की तरह हम भी खाते हैं। चलो ये समझ में आ गया ना। एक बार फिर से अगर आप लोगों को फिर से बता दें, नहीं तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। आ गया ना, ठीक। तो आई बराबर आर हमारा मतलब टारगेट था प्रूव करने का, और ये मिल गया हमें टारगेट। तो ये गया, अतः क्या यही परावर्तन का क्या है, नियम है।
तो अब हेडिंग डालोगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या।